डेवलपमेंट ऑफ चिक स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 19 सेकेंड ईयर के बायोलॉजी से और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और डेवलपमेंट ऑफ चिक के हवाले से जो बेसिक चीज़ें हैं या बेसिक कंसेप्ट है उसको क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है कि जब हम डेवलपमेंट ऑफ चिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो उसका हमारे पास वो हेडिंग नज़र आती है वो हमारे पास होती है फर्टिलाइजेशन एंड इंक्यूबेशन। तो फर्टिलाइजेशन एंड इंक्यूबेशन ये होता है कि मुर्गी जब अंडा देती है तो अंडा देने से पहले जो होता है, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें तो ये अगर आपके पास एग का एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो ये ओवरी होती है और ओवरी से जो एग रिलीज होता है वो ओवरी से एग रिलीज होने के बाद ये आ जाता है ओविडक्ट के अंदर। तो यहाँ आपके पास एग आता है और जब एग यहाँ पे आता है तो यहाँ से स्पर्म इंटर होता है और स्पर्म जब इंटर होता है तो ओविडक्ट के अंदर जो एग पड़ा होता है इस एग को वो फर्टिलाइज कर देता है। अब यहाँ पे एग पड़ा हुआ है और यहाँ से स्पर्म इंटर होता है तो स्पर्म और एग का अब यहाँ पे क्या होता है, फियन होता है। स्पर्म और एग आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और जब स्पर्म और एग का एक दूसरे से फियन होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब आपके पास जो फर्टिलाइजेशन हो चुकी होती है वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही हो चुकी होती है। स्पर्म और एग जो है ना वो मिल चुके होते हैं और जब स्पर्म और एग मिल चुके तो जाइगोट, अब जाइगोट यहाँ से ओविडक्ट से यूट्रस में आ जाता है और आपके पास जो जाइगोट है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है अंडे की फॉर्म में। अच्छा अब देखें, जब मुर्गी अंडा देती है तो मुर्गी का जब अंडा होता है उसके बहुत सारे कवरिंग होती है, उस कवरिंग को शेल्स होती हैं उसके ऊपर। तो ये जो कवरिंग होती है वो आपके बेसिकली जो कवरिंग होती है वो कहाँ से आती है, यूट्रस के अंदर शेल ग्लैंड मौजूद होती है। यूट्रस है और इस यूट्रस के अंदर शेल ग्लैंड मौजूद होते हैं। तो वो जो शेल ग्लैंड होते हैं वो उसके गिर्द एक पर्दा देते जाते हैं, कवरिंग बनाते जाते हैं और ये जो कवरिंग होती है वो फिर अंडे की फॉर्म में हमें बाहर जो है ना अंडे की सूरत में हमें नजर आती है। तो यहाँ पे आप जो पॉइंट्स क्लियर करने के लिए वो ये है कि स्पर्म और एग का फियन होगा, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अब जो फर्टिलाइज जाइगोट होगा वो फर्टिलाइज्ड जाइगोट अंडे की फॉर्म मुर्गी के जिस्म से बाहर आएगा। जब मुर्गी के जिस्म से बाहर आएगा फिर नेक्स्ट क्या होगा, उस अंडे के ऊपर मुर्गी बैठेगी। एक रिवायती तरीका होता है जिसके में हमारे पास ये होता है कि जो एग होता है उसके ऊपर मुर्गी जो है वो बैठती है और जब एग के ऊपर मुर्गी बैठेगी इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंक्यूबेशन। और वो क्यों उसके ऊपर बैठती है, उसकी रीजन ये होती है कि ताकि उस एग का जो टेम्परेचर है वो 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको मेंटेन रखे और ये टेम्परेचर नियर अबाउट रहता है 21 डेज तक, यानी 21 दिन तक ये प्रोसेस होता है। और 21 दिन के बाद फिर मुर्गी वो चूंच मारती है और उस चूंच से जो चूजा होता है वो क्या आता है, वो बाहर आता है। तो ये हमारे पास जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन कहते हैं। यानी इंक्यूबेशन आपके पास वो प्रोसेस होता है जिसमें मुर्गी नेचुरली जो एक रिवायती जो तरीका होता है जो हम घरों में करते हैं वो ये है कि जो मुर्गी होती है उस अंडे के ऊपर बैठती है और 21 दिन तक बैठती है ताकि उस एग का जो टेम्परेचर है वो 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाए और फिर उसके बाद वो 21वें दिन वो जो अंडा है उससे चूजा क्या आएगा, बाहर आएगा। ये तो एक रिवायती तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम अक्सर इंक्यूबेटर मशीन जो है ना वो यूज करते हैं। तो इंक्यूबेटर मशीन जो यूज करते हैं उस इंक्यूबेटर मशीन का भी यही पर्पज होता है कि उसको हीट प्रोवाइड करते हैं और उसका जो टेम्परेचर होता है वो 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं और इस तरीके से जो है वो अंडा जो होता है उससे चूजा क्या आ जाता है, वो बाहर आ जाता है। तो बहरहाल ये तो हमारे पास दो प्रोसेस होगा, फर्टिलाइजेशन और इंक्यूबेशन। नेक्स्ट हमारे पास समरी है और ये जो समरी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समरी इसलिए लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पूरा टॉपिक है, पूरा जो डेवलपमेंट ऑफ चिक का टॉपिक है वो सिर्फ इस एक एक जो लाइन है, ये दो लाइन है, इसी के ऊपर जो है बेस करता है। अगर आप ये टॉपिक अच्छे तरीके से देख लें, अच्छे तरीके से इसको कर लें तो होप आप अच्छे से इसको पेपर के अंदर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपके पास क्लीवेज होती है, सेल डिवाइड होते हैं। ये आपके पास सेल है, सेल क्या होते हैं, वो डिवाइड होते हैं। एक डिवीजन होगी, दूसरी डिवीजन होगी, सेल बार बार क्या होंगे, डिवाइड होंगे। जब सेल बार बार डिवाइड होंगे इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। जब डिवीजन हो जाती है, डिवीजन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। और मोरूला के नतीजे में ये होता है कि सेल्स बार बार डिवाइड होते हैं। जब डिवाइड होते हैं सेल बार बार तो इनकी डिवीजन के नतीजे में कंपैक्ट मास ऑफ सेल बन जाता है। तो आपके पास ये जो कंपैक्ट मास ऑफ सेल बनता है इसको हम क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। अब सेल डिवाइड हुए,
सेल डिवाइड होने के बाद मोरूला मोरूला बन गया। मोरूला के बाद ये जो मोरूला होता है ना शॉर्ट लिव्ड होती है, फिर ये चेंज हो जाता है ब्लास्टूला के अंदर। अब इस मोरूला और ब्लास्टूला में ये फर्क होता है कि इसके दौरान जब ब्लास्टूला बनता है तो इसके दौरान एक कैविटी बनती है, इस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी, और मोरूला के अंदर कोई कैविटी नहीं बनती। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मोरुलेशन, और जो एम्ब्रियो होता है उसको मोरूला। इस प्रोसेस को हम ब्लास्टुलेशन, और जो एम्ब्रियो होता है इसको हम कहते हैं ब्लास्टूला। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होता है, ब्लास्टूला के बाद गैस्ट्रुलेशन होती है। गैस्ट्रुलेशन क्या होती है, गैस्ट्रुलेशन के नतीजे में आपके पास तीन जो है वो जर्म्स लेयर्स बन जाती हैं। गैस्ट्रुलेशन के नतीजे में इस तरह की आपकी बन जाएगी ये तीन जर्म लेयर्स बन जाएंगी। तो ये यानी तीन जर्म लेयर बनती है, ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, एक्टोडर्म बन जाती है, और दरमियान में ये आपके पास मेसोडर्म बन जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, और अंदर जो है वो एंडोडर्म बन जाती है। यानी तीन जो जर्म लेयर बनती हैं जिस प्रोसेस के दौरान, उसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। तो ये आपके पास गैस्ट्रुलेशन होगी। अच्छा, अब जब गैस्ट्रुलेशन होती है तो उसके नतीजे में क्या होता है, अब एक्टोडर्म जो होती है ये आपके पास, फिर एक्टोडर्म ये स्किन और नर्वस सिस्टम बना देती है। इस एक्टोडर्म से स्किन और नर्वस सिस्टम बन जाता है। और जो एंडोडर्म होती है, एंडोडर्म से बनता है epithelial linings of the digestive system, epithelial lining of digestive system, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एपिथेलियल लाइनिंग्स होती है वो बन जाती है। सपोज ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को हम देखें इस तरह का होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो होता है ये स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब ना इसके ऊपर कवरिंग होती है, बाहर की तरफ भी कवरिंग होती है और इनसाइड भी कवरिंग होती है। तो ये जो कवरिंग होती है इसको हम कहते हैं एपिथेलियल लाइनिंग्स। तो ये आपके पास एपिथेलियल लाइनिंग हो गई, और ये जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है ये बना देती है एंडोडर्म। बाकी जितने भी बॉडी के पुर्जा पार्ट होते हैं वो मेसोडर्म से बन जाते हैं। तो एक्टोडर्म से स्किन और नर्वस सिस्टम बनता है, और एंडोडर्म से एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो मेसोडर्म है उससे बाकी जितने भी बॉडी के पार्ट होते हैं वो मेसोडर्म से बन जाते हैं। तो यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन होगी। अब गैस्ट्रुलेशन के बाद नेक्स्ट जो होता है वो होती है न्यूरोलेशन। जो न्यूरोलेशन होती है उसके नतीजे में आपके पास जो न्यूरल ट्यूब्स बन जाती है, न्यूरल ट्यूब। अब ये जो न्यूरल ट्यूब बनती है इसका जो एक पार्ट होता है, इसका एक पार्ट जो होता है वो यानी इस तरह का न्यूरल ट्यूब बनती है। तो जो न्यूरल ट्यूब होती है इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये ब्रेन बना देता है। ये वाला पार्ट न्यूरल ट्यूब ऊपर वाला पार्ट ये ब्रेन बना देता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है ये स्पाइनल कॉर्ड बना देता है। तो ये आपके पास बन गई न्यूरोलेशन बन गई। और न्यूरोलेशन के बाद जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी जितने भी बॉडी के पार्ट होते हैं वो पुर्जे होते हैं, लास्ट में वो उसकी फॉर्मेशन होती है। तो समरी में रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले आपके पास क्लीवेज होता है, सेल डिवाइड होते हैं रैपिडली। जब सेल रैपिडली डिवाइड होते हैं तो उसके नतीजे में क्लीवेज, उसको उस प्रोसेस को हम क्लीवेज कहते हैं। फिर आगे डिवीजन कंटिन्यू रहती है, उसके नतीजे में कंपैक्ट मास ऑफ सेल बनता है, इसको हम मोरूला कहते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मोरुलेशन। और मोरूला के बाद फिर आगे जो होती है ना वो एक कैविटी बन जाती है, उस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। और ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लास्टूला। और ब्लास्टूला के बाद नेक्स्ट फिर गैस्ट्रुलेशन होती है, तीन जर्म लेयर्स बनती हैं, और इसके बाद न्यूरोलेशन जिसमें न्यूरल ट्यूब बनती है, और लास्ट में आपके पास होता है ऑर्गेनोजेनेसिस। तो इसमें बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो बन जाते हैं। तो ये तो है समरी जिसमें हमने क्लीवेज से लेकर गैस्ट्रुलेशन तक समरी जो है ना वो डिस्कस की। ये भी लिखते हैं सफिशिएंट है, लेकिन आपको अच्छे मार्क्स के लिए इसके डिटेल में जो है ना वो जाना पड़ेगा। अच्छा, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जी क्लीवेज। क्लीवेज हमारे पास क्या होता है, क्लीवेज ये होता है कि ये सपोज हमारे पास एक सेल मौजूद है। अब जो सेल मौजूद है हमारे पास, ये इसको मरेज करना पड़ेगा। अब ये आपके पास एक सेल मौजूद है, यानी अब उसकी डिवीजन हो रही है। सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ एनिमल्स के अंदर ये जो पूरा सेल्स है, ये पूरा सेल्स क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अगर आपके पास पूरा सेल डिवाइड हो रहा हो, तो पूरा सेल जब डिवाइड हो रहा तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज यानी अगर आपके पास कंप्लीट सेल है वो डिवाइड हो रहा हो,
ये आपकी बुक के ऊपर जो पंजाब टेक्स्ट बुक है उसके मुताबिक ये फेडरल बोर्ड है, उसमें ये लफ्ज नहीं है होलोब्लास्टिक क्लीवेज का। यानी अगर आपके पास कंप्लीट सेल डिवाइड हो तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे होलोब्लास्टिक क्लीवेज। लेकिन चिक का जो केस है इसमें कंप्लीट सेल डिवाइड नहीं होता, बल्कि एक छोटा सा पार्ट होता है वो डिवाइड होता है। ये छोटा सा पार्ट होता है, यही पार्ट जो है ना वो डिवाइड होता है। जब ये छोटा सा पार्ट डिवाइड होगा, इस छोटे से पार्ट को हम, ये जो डिवीजन होगी इस डिवीजन को हम कहेंगे डिस्कॉइडल क्लीवेज या मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। अगर कंप्लीट सेल डिवाइड होगा तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज, लेकिन चिक के केस में जो स्मॉल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म ये डिवाइड होता है, इस डिवीजन को हम कहते हैं डिस्कॉइडल क्लीवेज। यहाँ पे एक और टर्म होती है, वो होती है ब्लास्टोडिस्क। ब्लास्टोडिस्क क्या होता है? अब यहाँ पे जो सेल्स पड़े हुए हैं, जो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, ये जो सेल्स पड़े हुए हैं, ये सेल्स जब डिवाइड हो रहे हैं इसको हम कहते हैं ब्लास्टोडिस्क। तो स्मॉल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म जहां पे क्लीवेज हो रही होती है उस पोर्शन को हम कहते हैं ब्लास्टोडिस्क। तो यहाँ के पास ब्लास्टोडिस्क हो गई, और नीचे जो सारा है ये आपके पास यॉर्क पड़ा हुआ है। तो ये यॉर्क ये डिवाइड नहीं होता, सिर्फ हम इसमें जितने भी हम डायग्राम पढ़ेंगे, मैं आपको जितने भी डायग्राम समझाऊंगा, तो हमारा जो असल टारगेट होगा वो सिर्फ इसी के ऊपर होगा, हमारा जो फोकस होगा सिर्फ इसी ब्लास्टोडिस्क के ऊपर होगा। नीचे जो है ना वो बेशक बड़ी बड़ी डायग्राम होंगी, लेकिन हमारा जो असल टारगेट होगा वो होगा ब्लास्टोडिस्क के ऊपर होगा। तो क्लीवेज हम स्टार्ट करते हैं। अब क्लीवेज जो होती है, ये क्लीवेज को अगर हम देखें तो क्लीवेज जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि सेल है, और इसके अंदर जो पहली क्लीवेज होती है वो वर्टिकल होती है, सेल इस तरह के डिवाइड हो जाते हैं। पहली क्लीवेज वर्टिकल होती है, और उस वर्टिकल क्लीवेज के नतीजे में दो सेल्स बनते, एक सेल ये बन गया और दूसरा सेल ये बन गया। फिर दूसरी जो क्लीवेज होती है वो भी वर्टिकल होती है, और इस वर्टिकल क्लीवेज के नतीजे में चार सेल बन गए, 1 2 3 और 4 सेल बन गए। अब नेक्स्ट जो क्लीवेज होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल, इस तरह की। जब हॉरिजॉन्टल क्लीवेज होती है तो यहाँ पे फिर 8 सेल बनते हैं। 8 सेल किस तरह से बनते हैं? सपोज ये हमारे पास एग मौजूद है, क्लीवेज तो यहाँ पे हो रही है ना, क्लीवेज अगर यहाँ पे मौजूद है, हमारे पास ये एग मौजूद है, यहाँ पे इसको मैं एक हिस्से में, पहली क्लीवेज होगी वर्टिकल होगी, इसको एक हिस्से में कट करता हूँ, और ये एक हिस्से में कट कर दिया, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। ये आपके ये हमारे पास ये हो गई, ये पहली क्लीवेज हो गई, ये पहली जो है ना हमारे पास क्लीवेज हो गई, यानी पहली हो गई वर्टिकल क्लीवेज। इसका एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट, दो पार्ट बन गए। दूसरी भी वर्टिकल होती है इसी तरह से, तो ये जब वर्टिकल दूसरी होगी तो इसके नतीजे में भी हमारे पास जो है ना वो 4 सेल बन जाएंगे। अब तीसरी जो क्लीवेज होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी। जब हॉरिजॉन्टल क्लीवेज होगी तो इसके नतीजे में 4 सेल ऊपर बने हैं और 4 सेल जो है ना वो नीचे बन जाएंगे। तो क्लीवेज के अंदर ये होता है कि पहली दो वर्टिकल होती हैं, और जब पहली दो वर्टिकल होती हैं तो उसके नतीजे में 4 सेल बनते हैं, और दूसरी जो होती है वो होती है, यानी पहली और दूसरी जो होती है वर्टिकल होती हैं, और इस वर्टिकल क्लीवेज के नतीजे में 4 सेल बनते हैं, और तीसरी जो क्लीवेज होती है ये हॉरिजॉन्टल होती है, और इसके नतीजे में आपके पास 8 सेल जो है ना ये बन जाते हैं। तो इसके नतीजे में बनते हैं 8 सेल। तो क्लीवेज यहां तक जो है खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट उसके बाद स्टार्ट होते हैं मोरूला। मोरूला क्या होता है? जब सेल, अब सेल ने डिवीजन स्टार्ट कर दी, एक सेल से 2 सेल बने, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इसी तरह से सेल का एक कंपैक्ट मास बन जाता है। जब ये जो सेल का कंपैक्ट मास बनता है इस तरह का, ये जो सेल का एक कंपैक्ट मास बनता है, इस स्टेज को हम कहते हैं मोरूला। स्टेज का नाम, इस एम्ब्रियो का नाम मोरूला हो गया, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे मोरूलेशन। प्रोसेस का नाम होगा मोरूलेशन, और ये जो एम्ब्रियो का एक सेल का एक मास बना है इसको हम कहते हैं मोरूला। और मोरूला शॉर्ट लिव्ड होती है, मोरूला आगे फिर चेंज हो जाती है ये ब्लास्टूला के अंदर। ब्लास्टूला कैसे होता है? अब ये जो सेल्स का एक कंपैक्ट मास बना है, अब सेल जो होते हैं ये फिर मूव करते हैं इधर उधर साइडों के ऊपर, कोई सेल इधर मूव करता है, कोई सेल इधर मूव करता है, कोई सेल इधर, तो ये डिफरेंट साइड के ऊपर ये सेल्स क्या करते हैं? मूव करते हैं। जब ये सेल्स डिफरेंट साइडों के ऊपर मूव करते हैं तो इस तरह के ये कुछ सेल्स ऊपर आ जाते हैं, कुछ सेल्स नीचे आ जाते हैं, लेकिन दरमियान में एक हॉलो स्पेस बन जाती है। तो ये जो हॉलो स्पेस बनती है इसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। अब जब सेल्स मूव करते हैं तो जिसके नतीजे में एक हमारे पास एक कैविटी बन जाती है, उस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। और जिस दौरान ये ब्लास्टोसील कैविटी बनती है उस दौरान जो एम्ब्रियो होता है उसको हम कहते हैं ब्लास्टूला। मोरूला था, मोरूला में कोई कैविटी नहीं थी। जब कैविटी बन गई, हॉलो कैविटी बन गई, सेल ने ऊपर नीचे मूव किया, तो इस कैविटी को हमने नाम दिया ब्लास्टोसील कैविटी। तो ये हमारे पास ब्लास्टोसील कैविटी बन गई।
अब ब्लास्टोसील कैविटी के ऊपर जो सेल्स होते हैं, ये ब्लास्टोसील कैविटी, और इस ब्लास्टोसील कैविटी के जो ऊपर सेल्स मौजूद होते हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं ब्लास्टोडर्म। यानी ये ब्लास्टोसील कैविटी है नीचे, और जो ऊपर सेल्स मौजूद होते हैं इन सेल्स को हम कहते हैं ये सेल्स नीचे ऊपर जो सेल्स होते हैं इनको हम कहते हैं ब्लास्टोडर्म कहते हैं। तो मोरूला कंपैक्ट मास ऑफ सेल बना, मोरूला के नतीजे में ब्लास्टोसील कैविटी बन गई, हॉलो स्पेस सेल ने मूव किया, कुछ सेल ऊपर चले गए, कुछ सेल नीचे चले गए, और एक हॉलो स्पेस बन गई, उसको हमने ब्लास्टोसील कैविटी का नाम दिया। और इसके जो ऊपर सेल्स मौजूद थे ब्लास्टोसील अबव द ब्लास्टोसील कैविटी, कैप ऑफ सेल प्रेजेंट अबव द ब्लास्टोसील कैविटी, उसको हमने नाम दिया ब्लास्टोडर्म। और इस एम्ब्रियो को हमने ब्लास्टूला और इस स्टेज को हमने ब्लास्टोलेशन का नाम दिया। अच्छा, तो ब्लास्टूला के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेज शुरू होती है वो होती है गैस्ट्रुलेशन। तो जो गैस्ट्रुलेशन स्टेज होती है, गैस्ट्रुलेशन स्टेज के दौरान ये होता है कि सेल्स अब मजीद मूव करेंगे, अरेंज और रीअरेंज होंगे। सेल्स ने मूव कर रहे हैं, सेल्स से अब सेल्स हमारे पास, सपोज हमारे पास सेल्स हैं, सेल्स क्या करें, मूव करें, सेल्स यानी इस तरह के मूव करेंगे, अरेंज और रीअरेंज हो, तो दो लेयर्स बना दे, एक लेयर ऊपर मौजूद होगी, दूसरी लेयर नीचे मौजूद होगी। तो ये जब सेल इस तरह से मूव करेंगे, यानी अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे अब हमारे पास जो है ये ब्लास्टोडर्म सेल्स मौजूद है, ऊपर ब्लास्टोडर्म सेल्स है मौजूद हैं, और नीचे जो है ना ये ब्लास्टोसील कैविटी है। अब ब्लास्टोडर्म सेल्स, ये ऊपर ब्लास्टोडर्म सेल्स हैं, ये ब्लास्टोडर्म सेल्स हो गए, और नीचे हमारे पास जो है ना ब्लास्टोसील कैविटी है। यहां इसके एरिया जो होता है, ये जो एरिया होगी, इस एरिया जो मार्जिनल एरिया होता है, इस एरिया को हम कहते हैं जोन ऑफ जंक्शन। ये जो एरिया हमारे पास होगी, इस एरिया को हम कहते हैं जोन ऑफ जंक्शन। यहां सेल जो होता है ना वो अनडिटैच होते हैं, ब्लास्टोडर्म, और ये जो एरिया होता है इस एरिया को हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ जंक्शन। तो गैस्ट्रुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो गैस्ट्रुलेशन जो होते हैं, सेल्स अरेंज और रीअरेंज होंगे तो दो लेयर्स बना देंगे, एक ऊपर की तरफ लेयर मौजूद होगी और एक नीचे की तरफ। जो ऊपर की तरफ लेयर मौजूद होगी इसको हम एपिब्लास्ट कहेंगे, और जो नीचे की तरफ लेयर मौजूद होगी उसको हम कहेंगे हाइपोब्लास्ट। अब आपके पास जो एपिब्लास्ट है, ये एपिब्लास्ट बना देगी एक्टोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म बन जाएगी इससे, इस एपिब्लास्ट से एक्टोडर्म और फर्दर एक्टोडर्म और मेसोडर्म बन जाएगी, और हाइपोब्लास्ट से आपके पास बन जाएगा एंडोडर्म। तो गैस्ट्रुलेशन के नतीजे में हमारे पास 3 लेयर्स बन जाती हैं। एपिब्लास्ट ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो एपिब्लास्ट लेयर बनते हैं, और नीचे वाला इसको हम कहते हैं हाइपोब्लास्ट। और एपिब्लास्ट जो होता है वो एक्टोडर्म और मेसोडर्म बनाता है, और जो हाइपोब्लास्ट होता है ये फिर एंडोडर्म बना देता है। लेकिन यहाँ पे दो एरिया होते हैं। अब यहाँ पे ना फ्लूइड जमा होता है, तो जैसे फ्लूइड यहाँ पे जमा होता है, तो ये दरमियान वाला जो एरिया होता है, इस एरिया को हम कहते हैं एरिया ऑफ पेलुसिडा। एरिया पेलुसिडा हो गया, यहाँ फ्लूइड जमा होगा। और नेक्स्ट हमारे पास ये जो एरिया होता है साइडों के ऊपर जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ ओपेका। तो ये दो एरियाज बन जाते हैं इस गैस्ट्रुलेशन के नतीजे में। एक एरिया पेलुसिडा होता है जहां से लाइट पास हो सकती है, सेंट्रल एरिया जो होता है, और जो साइडों के ऊपर एरिया होता है वो होता है एरिया ऑफ ओपेका, जहां से लाइट पास नहीं हो सकती। तो गैस्ट्रुलेशन के नतीजे में यहाँ हमने 3 चीजें जो है ना वो देखनी, एक दो लेयर्स बन जाती है एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, और एपिब्लास्ट फर्दर एक्टोडर्म और मेसोडर्म बना देती है, और जो सेंट्रल फ्लूइड जमा होता है और हाइपोब्लास्ट होता है उससे एंडोडर्म बन जाता है। सेंटर में जो सेंट्रल एरिया होता है इसको हम एरिया ऑफ पेलुसिडा कहते हैं, जो लाइट जहां से पास हो सकती है, और जो साइडों के ऊपर एरिया होता है इसको हम एरिया ओपेका कहते हैं, जहां से लाइट पास नहीं हो सकती। लेकिन अभी भी हमारे पास गैस्ट्रुलेशन के नतीजे में 3 जर्म लेयर्स नहीं बनी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो है ना वो 3 जर्म लेयर्स बनती हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम देखते हैं, वो हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ, तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूं फॉर्मेशन ऑफ, ये हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ सीलोम, फॉर्मेशन ऑफ सीलोम, मेसोडर्म एंड नोटोकॉर्ड।
तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो है वो किस तरह से, ये इंपॉर्टेंट चीज जो है इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ मेसोसीलूम है, मेसोडर्म है और हमारे पास है नोटोकॉर्ड है। अब इसी डायग्राम को मैं दोबारा यहाँ पे ड्रा करूंगा। अब ये हमारे पास दो जो है ना वो लेयर्स बनी थी, एक जो ऊपर वाली लेयर थी एक्टोडर्म और जो नीचे वाली लेयर थी वो एंडोडर्म थी। यानी ये हमारे पास दो लेयर्स बनी थी इस तरह की। ये हमारे पास दो लेयर्स बनी थी, जो ऊपर वाली लेयर थी उसको हमने नाम दिया था, ये दो लेयर्स, ऊपर वाले लेयर्स का नाम था एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, और जो नीचे वाली लेयर थी उसका नाम था एंडोडर्म। अब कौन सी लेयर में बनना है? मेसोडर्म में बनना है। तो मेसोडर्म कैसे बनेगी? अब देखें यहाँ पे नीचे सारा यॉक पड़ा हुआ है, ये सारा जो नीचे है ना सेल, ये सारा यॉक पड़ा हुआ है, ये इसको हम नहीं देख रहे क्योंकि यॉक डिवाइड ही नहीं हो रहा। तो ये नीचे सारा आपके पास क्या हो रहा है, वो यॉक पड़ा हुआ है। अब क्या होता है, एक्टोडर्म जो होता है एक्टोडर्म, अब एक्टोडर्म जो होती है वो सेल उसके मार्जिनल एरिया की तरफ अंदर की तरफ मूव करती है। ये एक्टोडर्म है और एक्टोडर्म से जो सेल्स होंगे वो इसकी तरफ अंदर की तरफ मूव करेंगे, यहां से सेल्स मूव करेंगे, यहां से सेल्स मूव करेंगे। तो एक्टोडर्म से ऊपर सेल्स जो है ना वो नीचे की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। सारे सेल्स पड़े हुए हैं साइडों के ऊपर, तो एक्टोडर्म से सेल जो है ना वो नीचे की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। जब सेल्स नीचे की तरफ मूव करते हैं तो सेल मूव करके यहाँ पे जमा हो जाते हैं और यहाँ पे वो इस तरह के सेल जमा हो जाते हैं। और यहाँ पे जब सेल जमा होते हैं तो इसको हम कहते हैं मेसोडर्म। ये सेल यहाँ पे जमा होते हैं और ये फिर बना देते हैं यहाँ पे मेसोडर्म सेल्स बना देते हैं। हमारे पास मेसोडर्म यानी एक्टोडर्म से सेल मूव करते हैं अंदर की तरफ, ये सेल जब मूव करते हैं अंदर की तरफ तो ये क्या बना देते हैं फिर, मेसोडर्म। अब तीन लेयर्स हमारे पास बन गई, एक्टोडर्म भी बन गई, एंडोडर्म भी बन गई और मेसोडर्म भी बन गई। अब यहाँ पे जो यॉक मौजूद है और ये हमारे पास मौजूद है एंडोडर्म मौजूद है। इस एंडोडर्म और यॉक के दरमियान एक कैविटी बनती है, उस कैविटी को हम कहते हैं, यहाँ पे कैविटी बन जाती है, एक कैविटी बन जाती है, उस कैविटी को हम कहते हैं गैस्ट्रोसील कैविटी, या इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव गट या गैस्ट्रोसील कैविटी। यानी एक कैविटी या ट्यूब बन जाती है जो कि यॉक और मेसोडर्म के दरमियान बनती है। इस कैविटी को हम कहते हैं गैस्ट्रोसील कैविटी या प्रिमिटिव गट कहते हैं। तो ये आपके पास जो है ना वो यॉक और इसके दरमियान एक कैविटी बन के उसको हम नाम देंगे गैस्ट्रोसील कैविटी या प्रिमिटिव गट। अब यहां सेल जब एक्टोडर्म से मूव करते हैं अंदर की तरफ, तो इस तरफ जो सेल जब मूव करते हैं, सेल्स के मूव करने के नतीजे में यहां जो होती है एक डिप्रेशन, एक खड्डा बन जाता है, उभार यहां पे बन जाती है इस तरह की। ये सेल जब अंदर की तरफ मूव करते हैं तो इस सेल्स के मूव करने से यहां जो होती है ये हमारे पास एक डिप्रेशन या खड्डा बन जाता है। तो ये जो डिप्रेशन बन जाती है इसको हम कहते हैं, इसको नाम देते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक, या इसका दूसरा नाम होता है प्रिमिटिव स्ट्रीक या प्रिमिटिव ग्रूव बन जाती है। जब सेल मेसोडर्म के एक्टोडर्म सेल अंदर की तरफ मूव करते हैं डिप्रेशन बनती है, उस डिप्रेशन को हम कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। अब इस प्रिमिटिव स्ट्रीक के ऊपर जो साइडों के ऊपर सेल्स होते हैं, ये थिक सेल्स मौजूद होते हैं, और ये जो थिक सेल्स मौजूद होते हैं इन सेल्स को हम नाम देते हैं हैंसन नोड्स का। तो ये हमारे पास बन गए हैंसन नोड्स। तो ये थिक सेल्स मौजूद होते हैं साइडों के ऊपर, तो ये जो थिक सेल्स होते हैं सेल्स को हम नाम देते हैं हैंसन नोड्स। अब हैंसन नोड्स आगे क्या बना देते हैं, हैंसन नोड्स जो होते हैं ये फिर नोटोकॉर्ड बना देते हैं। हैंसन नोड जो होते हैं ये फिर बना देते हैं नोटोकॉर्ड बना देते हैं, यानी एक ट्यूब बन जाती है इस तरह की। हैंसन नोड यहाँ पे मेसोडर्म साइडों के ऊपर मूव करेंगे, ये मेसोडर्म यहाँ पे आ जाएंगे, मेसोडर्म यहाँ पे। अब इस मेसोडर्म को हम सोमाइट भी कहते हैं, मेसोडर्म या इसका दूसरा नाम होता है सोमाइट्स। तो मेसोडर्म साइडों के ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ से जो हैंसन नोड है ये फिर क्या बना देंगे, नोटोकॉर्ड बना देंगे। अब नोटोकॉर्ड जो ट्यूब होगी वो यहाँ पे जो है ना वो बन जाएगी। अब एक ट्यूब है, देखिए अगर ट्यूब है, मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है, इस अगर ट्यूब की फॉर्म में
अगर इस ट्यूब को मैं बोर्ड के ऊपर लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा। अगर ये हमारे पास एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा एक बोर्ड के ऊपर, तो एक गोल सर्कल के फॉर्म में लिखूंगा। तो ये हमारे पास क्या बन गई, नोटो कार्ड बन गई, जिस तरह से हैंसन नोट ने क्या बना दिया, ये नोटो कार्ड बना दिया। अब लास्ट हमारे पास क्या होता है, लास्ट हमारे पास ये होता है कि ये जो नोटो कार्ड होती है, नोटो कार्ड फिर जो होती है ना वो इस तरह का ब्रेन, इसका ये दो पार्ट बना देते हैं, एक पार्ट ऊपर वाला जो पार्ट है तो इसको हम ब्रेन कहते हैं, ये ब्रेन बना देती है इधर से, और नीचे से फिर ये क्या बना देती है, स्पाइनल कॉर्ड बना देती है, ब्रेन बना देती है, और ये क्या बना देती है, नीचे से स्पाइनल कॉर्ड बना देती है। अब हमारे पास दो चीजें बन चुकी हैं, मेसोडर्म भी बन चुका है और नोटोकार्ड भी बन चुका है। लास्ट हमारे पास है सीलोम। सीलोम क्या होता है, सीलोम इस तरह से बनता है कि जो मेसोडर्म होते हैं ना, मेसोडर्म, इससे सेल जो होते हैं ना वो दो लेयर्स निकलते हैं, एक आउटर लेयर होती है और दूसरी हमारे पास होती है वो इनर लेयर। एक आउटर लेयर होती है और दूसरी, दोनों तरफ एक आउटर लेयर होती है और दूसरी जो होती है ये इनर लेयर। जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर को हम कहते हैं स्प्लैंक्निक मेसोडर्म, स्प्लैंक्निक मेसोडर्म, आउटर लेयर को हम कहते हैं स्प्लैंक्निक मेसोडर्म, और जो इनर लेयर होती है उसको हम कहते हैं सोमैटिक मेसोडर्म, सोमैटिक मेसोडर्म। तो इस प्लैंक्निक मेसोडर्म और सोमैटिक मेसोडर्म के दरमियान में क्या मौजूद होता है, इसके दरमियान में सीलोम बन जाता है, सीलोम या बॉडी कैविटी मौजूद होती है। तो ये तो था हमारा टॉपिक जिसमें हमने फॉर्मेशन ऑफ सीलोम, मेसोडर्म और नोटोकार्ड देखा। तो रिपीट मैं कर देता हूं कि सबसे पहले ये था कि एक्टोडर्म थी, और एक्टोडर्म से सेल्स ने मूव किया अंदर की तरफ, उसने मेसोडर्म बना दिया, मेसोडर्म फिर साइड के ऊपर चले गए, मेसोडर्म से फिर दो तरह के सेल्स निकले, एक स्प्लैंक्निक मेसोडर्म और दूसरी लेयर बनी सोमैटिक मेसोडर्म। इसके दरमियान में सीलोम बन गया, तो सीलोम भी बन गया और मेसोडर्म भी बन गया। अब ये नीचे यॉर्क पड़ा हुआ है, इस यॉर्क और एंडोडर्म के दरमियान में एक कैविटी बनती है, उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोसील कैविटी या प्रिमिटिव गट। अब ये सेल जब मूव करते हैं तो डिप्रेशन बना देते हैं, उस डिप्रेशन को हम कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक या प्रिमिटिव ग्रूव, और इसके साइडों के ऊपर जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को हम कहते हैं हैंसन नोड्स, और जो हैंसन नोड्स होते हैं वो आगे क्या बना देते हैं, नोटोकार्ड बना देते हैं। तो ये हैंसन नोड मौजूद है और ये हैंसन नोड आगे क्या बना देगा, नोटोकार्ड बना देगा। तो लास्ट हमारे पास एक टॉपिक है वो जो रह गया वो हमारे पास है न्यूरोलेशन। तो न्यूरोलेशन हम इसी डायग्राम से हम न्यूरोलेशन जो है ना वो कवर करेंगे। तो न्यूरोलेशन जो होती है जिसके अंदर न्यूरल ट्यूब बनती है। अब इसको डायग्राम में दोबारा इसको रीअरेंज करता हूं। ये हमारे पास जो है ये न्यूरोलेशन, अब न्यूरोलेशन में हम तीन चार चीजें देखेंगे। न्यूरोलेशन के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूरोलेशन के अंदर हम देखेंगे कि न्यूरल ट्यूब देखेंगे क्या होती है, न्यूरल ट्यूब देखेंगे हम, और इसके साथ हम न्यूरल फोल्ड देखेंगे, न्यूरल फोल्ड हम देखेंगे, और इसके साथ हम न्यूरल ग्रूव देखेंगे, न्यूरल ग्रूव देखेंगे, और लास्ट हम देखेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ये वही हमारे पास डायग्राम है, ये हमारे पास जो है ना ये मैं यहाँ पे इसको रेस कर देता हूँ। ये अब ये ऊपर वाली जो लेयर है एक्टोडर्म है, ये दरमियान में जो है ना ये मेसोडर्म मौजूद है, और नीचे जो है ना वो एंडोडर्म मौजूद है। अब क्या होता है, यानी यहाँ पे ये लास्ट में जो है ये एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है, और क्या है ये एंडोडर्म, इस तरह की। यानी ये दोबारा इसको मैं ड्रा कर, ये हमारे पास एक्टोडर्म हो गई, और नीचे जो है ना ये एंडोडर्म, और ये क्या हो गई, मेसोडर्म हो गई। जो एक्टोडर्म होती है ना, एक्टोडर्म फिर दोबारा अंदर की तरफ ये मूव करती है। जब ये अंदर की तरफ मूव करती है, एक्टोडर्म मौजूद है, और इस तरह की एक्टोडर्म जब मूव करती है तो ये इस तरह का एक ट्यूब बन जाती है। ये इस तरह का एक्टोडर्म ने मूव किया, और एक्टोडर्म जब मूव किया तो इस तरह की ट्यूब बन गई। एक जो होती है ना, एक एक्टोडर्म जब अंदर की तरफ मूव करती है तो एक प्लेट बन जाती है। इस प्लेट को, ये जो प्लेट इस तरह की बन जाती है, इस प्लेट को हम कहते हैं न्यूरल प्लेट कहते हैं, न्यूरल
प्लेट, यानी जो एक्टोडर्म है अंदर की तरफ मूव करेगी, तो एक्टोडर्म जो अंदर की तरफ मूव करेगी तो एक प्लेट बन जाएगी। जब ये प्लेट बन जाएगी इस प्लेट को हम कहेंगे न्यूरल प्लेट कहेंगे। और इसके साइडों के ऊपर जो फोल्ड मौजूद है, ये फोल्ड मौजूद है ना साइडों के ऊपर, इसको हम कहेंगे न्यूरल फोल्ड, इसको हम कहेंगे न्यूरल फोल्ड। तो ये दो चीज हमारे पास बन गई, एक्टोडर्म ने अंदर की तरफ मूव किया और ऐसे एक प्लेट बन गई, इस प्लेट को हमने नाम दिया न्यूरल प्लेट, और इसके साइडों के ऊपर एक डिप्रेशन या ये फोल्ड बन गया, इसको हमने नाम दिया न्यूरल फोल्ड का। अब ये फिर अंदर की तरफ मजीद मूव करती जाती है, जब ये अंदर की तरफ मजीद मूव करती जाती है तो इस तरह की एक डिप्रेशन बन जाती है, इसको हम कहते हैं न्यूरल ग्रूव, न्यूरल ग्रूव इसको कहते हैं। और ये जो न्यूरल ग्रूव्स होती है, अब ये जो न्यूरल ग्रूव्स होती है फिर लास्ट में जो है ना वो एक ट्यूब बना देती है, इस ट्यूब को हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब। तो ये हमारे पास न्यूरल ट्यूब बन गई। तो ये चार चीज हमने यहाँ से देखी है, न्यूरल प्लेट बनती है साइडों के ऊपर, और उसके किनारों को हम कहते हैं न्यूरल फोल्ड कहते हैं, और न्यूरल फोल्ड अंदर की तरफ फिर बना देती है न्यूरल ग्रूव्स बना देती है, और न्यूरल ग्रूव जो होती है ये इस तरह से फिर लास्ट में क्या बन जाती है, न्यूरल ट्यूब बन जाती है। तो ये जब न्यूरल ट्यूब बनती है तो न्यूरल ट्यूब फिर लास्ट में जो होती है वो इस तरह की न्यूरल ट्यूब, और न्यूरल ट्यूब जो होती है ये फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना देती है। ये ऊपर वाला पार्ट जो है इसको हम ब्रेन कहते हैं, ये फिर ब्रेन बना देता है, और ये जो है ये फिर स्पाइनल कॉर्ड बना देता है। तो ये दोनों जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। अब यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी बनेगा, तो यहाँ पे क्रेनियल जो नर्व्स होती हैं, ये पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, वो यहाँ से बन जाती है। तो दोनों सीएनएस भी बन जाता है यहाँ से इसी न्यूरल ट्यूब से, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी बन जाता है। तो यहाँ इस स्टेज के ऊपर जो एम्ब्रियो होगा उसको हम न्यूरोला कहेंगे, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे न्यूरोलेशन। अब लास्ट हमारे पास एक टॉपिक रह जाता है, वो होता है ऑर्गेनोजेनेसिस। तो जब ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं, एक्टोडर्म बन गई, मेसोडर्म बन गई, एंडोडर्म बन गई, सीलोम बन गया, बॉडी कैविटी बन गई, तो लास्ट में ये होता है कि जितने भी बॉडी के पुर्जा पार्ट होते हैं वो सारे जो है आखिर में बन जाते हैं। इस प्रोसेस को जिसमें सारे बॉडी के पार्ट बनते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। तो होप आपको समझ आ गया होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।